तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो भारत में एक दिन में कोरोना के सर्वाधिक 6,767 नए केस आए सामने। वहीं 147 लोग की इस महामारी से एक दिन में जा चुकी है जान। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि भारत में इस समय कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 1,32,000 के पार। तो ये काफी बड़ा संक्रमण भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई के चुन्ना भुट्टी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में एसटीएफ की एक टीम ने महाराष्ट्र में डेरा डाला था। आरोपी को यूपी एसटीएफ ने मुंबई पुलिस की मदद से दूसरे दिन ही धर दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी का नाम कमरान आमीन है। वहीं उसने धमकी भरा संदेश उत्तर प्रदेश पुलिस के 112 व्हाट्सएप नंबर पर भेजा था और उसने अपने मैसेज में लिखा था कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाना चाहता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के दुश्मन हैं और मुसलमानों को परेशान करते हैं, जिसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। वहीं इसको अब जो है उत्तर प्रदेश के नकलऊ के लिए महाराष्ट्र से रवाना कर दिया गया है और इससे पूछताछ की जाएगी। इसका किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना तो नहीं है। तो ये काफी बड़ी कार्रवाई की गई है धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर और केरल में आज मनाई गई ईद लोगों ने घरों में अदा करी कोरोना महामारी के चलते ईद उल फित्र की नमाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों के बाद आज भारत के 2 राज्यों में ईद मनाई गई है। वहीं जम्मू कश्मीर और केरल में ईद उल फित्र की नमाज आज अदा हुई है। वहीं लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी के चलते अपने घरों में ही अदा की है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने ईद की नमाज पढ़ने में कोई भी छूट नहीं दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में पालघर के बाद आज फिर एक साधु की हत्या पुलिस जांच में जुटी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार साधुओं की हत्या के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में पालघर में 2 साधुओं की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आज एक फिर नया मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के आश्रम में शनिवार देर रात एक बाबा साधु और उनके सेवक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि साधु का शव आश्रम में मिला है, जबकि उनकी सेवा करने वाले सेवादार का शव आश्रम से कुछ दूर पर पड़ा मिला है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है कि ये हत्या किसने की थी। वहीं आपको बता दें कि पालघर घटना भी महाराष्ट्र में हाल के कुछ दिनों में हुई थी। तो ये काफी बड़ी घटना महाराष्ट्र में साधुओं को लेकर सामने आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ईद की नमाज को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में ईद के दिन मस्जिद में जाकर अदा की जा सकती है ईद की नमाज। जाने सरकार ने कितने लोगों को दी है इजाजत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में मंदिर और मस्जिद में लोगों को जाने से रोक लगा रखी है, लेकिन ईद के नजदीक आते ही मस्जिद में ईद की नमाज और ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने की मांग उठ रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने ईद की नमाज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने ईद के मौके पर खुद को सामूहिक नमाज अदा करने से रोक दिया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने ईद की नमाज को लेकर नई गाइडलाइन में कहा है कि केवल 4 से 5 लोग ही मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर सकेंगे और इससे ज्यादा अधिक लोगों को ईद की नमाज पढ़ने की महाराष्ट्र सरकार ने इजाजत नहीं दी है। तो ये काफी बड़ा ऐलान किया है महाराष्ट्र सरकार ने कि ईद की नमाज मस्जिद और ईदगाह में सिर्फ 4 से 5 लोग ही अदा कर सकते हैं और बाकी लोगों को घर पर ही ईद की नमाज अदा करनी होगी। तो ये काफी बड़ी जो है ऐलान किया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चक्रवाती तूफान की तबाही के बाद पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतरे लोग। ममता बनर्जी बोली मेरा गला काट लीजिए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवाती अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में बिजली और अन्य जरूरी सेवाएं ठप पड़ी हैं। राज्य को अम्फान के चलते 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। राज्य की स्थिति को लेकर हजारों लोगों ने शनिवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब मुख्यमंत्री से प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया तो ममता बनर्जी ने कहा कि थोड़ा सब्र रखिए, हम सब कुछ जल्द ही बहाल कर देंगे। उन्होंने लोग के प्रदर्शन पर कहा कि मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि आप मेरा गला काट लीजिए। तो ये काफी बड़ी बात जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही है पश्चिम बंगाल के लोगों से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो श्रमिक प्रवासी मजदूरों के किराए को लेकर गुजरात हाई कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका, कहा खुद दे किराया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र की मोदी सरकार ने सभी प्रवासी
मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए जो है कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन किराए को लेकर अब गुजरात सरकार और रेलवे में गुजरात में नहीं बन रही है। इसी मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर अन्य राज्य से ट्रेन के जरिए गुजरात में प्रवेश किए हैं उन सभी का किराया या तो गुजरात की बीजेपी सरकार दे या फिर रेलवे वहन करे, लेकिन प्रवासी मजदूरों से 1 रुपए का भी किराया नहीं लिया जाएगा गुजरात में। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा था कि गुजरात में जो भी सरकार की मर्जी से ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूर गुजरात में आए हैं उनका कोई भी रुपया बीजेपी सरकार नहीं देगी, जिसके बाद हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात की बीजेपी सरकार को कड़ा झटका दिया है और कहा है कि तुम या फिर रेलवे इन दोनों में से ही सभी प्रवासी मजदूरों का किराया देना होगा। वहीं प्रवासी मजदूरों से 1 रुपये का किराया नहीं लिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया क्वारंटीन सेंटर में मोबाइल फोन बैन करने का आदेश। अखिलेश बोले अस्पतालों की दुर्दशा छिपाने के लिए पाबंदी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्वारंटीन सेंटर में मोबाइल फोन बैन करने का आज आदेश दिया है। अब इस फैसले पर विवाद हो गया है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि मोबाइल फोन से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है, इसीलिए जिन लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा उनके मोबाइल जमा कर लिए जाएंगे। आपको बता दें कि मरीज बाढ़ में समस्याओं का वीडियो बनाकर वायरल कर रहे थे। इससे बचने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये तोड़ निकाला है। अब इसे लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि यही तो अकेले मानसिक और सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पताल की दुर्दशा व दुर्दशा का सच जनता तक ना पहुंचे, इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये पाबंदी लगाई है। जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। वहीं आगे योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने कहा है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं कि मोबाइल फोन से जो है संक्रमण फैलता है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो चीन भारत से युद्ध की कर रहा है तैयारी। चीन ने भारतीय जवानों को पकड़ा, बाद में छोड़ा। LAC पर बड़ा तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि चीन ने पिछले हफ्ते भारतीय सेना और ITBP के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाद में इस सप्ताह के शुरू में लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई के बाद चीनी सेना द्वारा उन्हें रिहा कर दिया गया है। हालांकि मोदी सरकार की ओर से इस तरह की खबर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सेना ने इसकी जानकारी दी है और ना ही किसी भी APP न्यूज, आज तक गोदी मीडिया चैनलों ने इस न्यूज को चलाया। तो ये काफी बड़ी जो है खबर सामने निकल कर आई है कि चीन के जवानों ने भारतीय सेना के जवानों को पकड़ा है और बंदी बना लिया, लेकिन अब उन्हें छोड़ दिया गया है। तो ये चीन पूरी तरह से युद्ध करने की भारत से तैयारी में जुटा हुआ है। इसीलिए अब चीन ने लद्दाख क्षेत्र में अपने सैनिकों के 100 टेंट और गड़वा दिए हैं, जिसके बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना के खतरे को देखते हुए तिहाड़ जेल से 1100 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर रिहा किया गया। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि तिहाड़ जेल में बंद कैदियों को इमरजेंसी पैरोल दिए जाने की प्रक्रिया आज शुरू कर दी गई है। जो दोषी 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनके साथ अधिक नरमी बढ़ती जा रही है। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि महामारी चलते जिन कैदियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन्हें अन्य कैदियों की तुलना में पैरोल देने में अधिक छूट दी जा रही है। अभी तक कुल 1100 दोषियों को आपातकालीन पैरोल दी गई है, जिसमें से 30 कैदियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। बता दें कि शनिवार को दिल्ली में महामारी के संक्रमित मरीजों की संख्या 591 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 12,910 हो गई है, जबकि अब तक कुल 231 लोगों की मौत हो गई है। और इसी खतरे को देखते हुए कैदियों को जो है इमरजेंसी पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, जिससे कि संक्रमण जेल में ना फैल सके। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है तिहाड़ जेल से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो ग्रीन व ऑरेंज जोन में जुलाई में स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना। अगले हफ्ते मोदी सरकार गाइडलाइन कर सकती है जारी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जुलाई में स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं। हालांकि शिक्षा संस्थान खुलने पर प्राइमरी कक्षा के छात्रों के स्कूल आने पर फिर भी रोक रहेगी। वहीं आपको बता दें कि शिक्षण संस्थान की बड़ी कक्षाओं जैसे 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्र को ही स्कूल आने की जुलाई में अनुमति हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेफ्टी गाइडलाइन तैयार कर ली है। इसमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर अलग अलग गाइडलाइन होगी। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद है कि जुलाई में जो है जुलाई के पहले सप्ताह में स्कूल
कॉलेजों को खोला जा सकता है। वहीं 8वीं से 12वीं के सभी स्कूल खुल सकते हैं जुलाई में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना महामारी की मार पहुंची अब बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर किरण कुमार पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज नेता एक्टर किरण कुमार, जिन्होंने धड़कन जैसी फिल्मों में काम किया है, वो आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब कोरोना महामारी बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है और बॉलीवुड के कई सितारे पहले भी कोरोना महामारी से पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब ये एक्टर पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा था। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल